एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अनुराग बहुत अच्छे इंसान थे। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आते, न जाने आज मेरे साथ क्या कुछ हो गया रहता। शायद मेरी माँ भी जिंदा ना होती और हम गलत राह पकड़ लेते। शायद भगवान ने हम लोगों के लिए ही अनुराग का चुनाव किया था। अनुराग की मैं दूसरी पत्नी थी। अनुराग एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और अच्छे इंसान थे। मेरी ऐसी कहानी है जिसे आप लोगों ने कभी ना सुनी होगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। आपकी होश उड़ा देने वाली ये कहानी है। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे भी अपनी तरफ खूबसूरत बना दिया था। मैं एक आम सीधी सादी लड़कियों में से थी और आज तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी क्योंकि उसने मेरी शादी अपने पति के साथ करवाई थी और वो मुझे अपने पति की दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर आप क्यों अपने पति की शादी मुझसे करवा रही हो। वह कहने लगी, थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई है वह तुम्हें याद है कि नहीं। मैंने कहा, जी मुझे याद है। उसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे परफ्यूम लगाया, मेरे बालों को सेट करती रही, मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में और कोई भी नहीं था। मुझे उसका पति भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तो उसके पति को भी नहीं देखा था। उस औरत ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी, पर वह कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता था। उसने कहा कि आज की रात तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। वो मुझे कमरे में बिठाकर कहीं चली गई। कमरा बहुत बड़ा था। ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और वहाँ पर बैठ गई तो कहने लगी, तुम थोड़ी देर बैठकर आराम करो, मैं अपने पति को भेज देती हूँ। अरे हाँ, वह तो अब तुम्हारे भी पति है ना, मैं तुम्हारे पति को भेज देती हूँ। वह मुस्कुराकर कहने लगी और वहाँ से चली गई। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, रोशनी मुझ पर पड़ी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो एक 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी शक्ल देखकर मैं तो डर गई। मैंने दोनों हाथों से अपने लहंगे को उठाया और उसके कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे यहाँ से भागना था। मैं उस आदमी के साथ ज़िंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। और उसने मुझे रोक दिया और कहा कि क्या हो गया, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। अब मुझे समझ आ गई कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी खुशी क्यों करवाई थी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं ज़मीन पर ढेर हो गई, क्योंकि उसने मुझे कहा कि आज की रात मैं और तुम। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बहनें थीं और एक बीमार माँ थी, उसको कैंसर था। मेरे पास उनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तूने ही कुछ ना किया तो क्या होगा, तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम उस पर चल लेते हैं, या फिर हम सबको जहर दे दे। मैं इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है। लेकिन ये ज़माना उसे गलत कहता है। शायद वह तरीका गलत भी होता है, लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्जी से इस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि दीदी कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो आप जुगाड़ कर ही लोगी। आज मैं घर से यही सोचकर निकली थी कि बस उनके लिए रोटी का इंतजाम करके आऊँगी, जब मैंने एक अजीब सी बात सुनी। मैं लेबर चौक पर काम की तलाश में यूं ही बैठी थी। मेरे साथ आकर 2 औरतें बैठ गई। पहले इधर उधर की बातें हुई। सब मजदूर अपने अपने काम पर चले गए। मुझे काम ना मिला तो कुछ ही दूरी के फासले पर एक पार्क था, उसी के बेंच पर आकर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। यहाँ कई औरतें आपस में बातें कर रही थी कि इधर एक औरत ने अजीब सा ऐलान किया हुआ है, पागल हो गई है लगता है, पागल है। ये दोनों औरतें शादीशुदा थीं। उसमें से एक कहने लगी, अगर मैं कंवारी होती तो इस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाती। सिर्फ एक रात के लाखों रुपए कौन देता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के लाखों रुपए से क्या मतलब है, कौन से लाखों रुपए। वे औरतें आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी, ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने उनसे पूछा, ये बातें कहाँ हो रही हैं, तो वे कहने लगी कि वे वहाँ पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है। कहती है, मैं अपने पति के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। जो लड़की उसके साथ एक रात बिताएगी मैं उसे लाखों रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में पता नहीं चलता किस इंसान के साथ कैसी समस्या है। अब किसको क्या पता था कि मैं तो घर से ये सोचकर निकली थी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर पैसा कमा कर ही घर लौटूंगी
और अगर रात के लाखों रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। मैं उस तरफ चल पड़ी जहाँ वे औरत खड़ी थी और भी औरतें वहाँ पर तमाशा देख रही थी। वहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी थी, इसका मतलब कि सब मेरे जैसी मजबूर थी। लेकिन फिर पता चला कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोग शक में थे। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उससे कहा कि मैं तैयार हूँ। वह कहने लगी कि हाँ, तुम हो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है तो जल्दी से ही सब कुछ हो जाता है। और मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में ले गई। उसकी गाड़ी बहुत ठंडी थी। गर्मी से जब मैं उस एसी वाली गाड़ी में आकर बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया था। मैंने कहा कि अब मुझे बताइए कि आप क्या कह रही हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई बारीकी से नहीं बताने वाली। तुम्हें मेरे पति के साथ एक रात बितानी है और मैं तुम्हें उस काम के लिए लाखों रुपए दूंगी। मैंने कहा कितने पैसे? उसने कहा कि पूरे 10 लाख रुपए। अब 10 लाख का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कहीं आप कुछ और तो नहीं करवाने वाली? उसने कहा कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है। मैंने उससे कहा क्या सिर्फ एक रात की बात है? उसने कहा कि हाँ, सिर्फ एक रात का काम है। मैंने कहा फिर आप मेरी एक बात मानोगी? कहने लगी कौन सी बात? क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि 5 लाख रुपए पहले दूंगी और 5 लाख सुबह सुबह को मिल जाएगी। मैंने कहा कि मेरी बात यह है कि आप अपने पति से मेरी शादी करवाओगी? तो कहने लगी कि मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें दुल्हन जरूर बनाऊंगी, शायद तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात पर वह हंसने लगी। मैंने कहा क्यों हंस रही हो? उसने मुझे ये बात नहीं बताई थी। उसने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मुझे यकीन नहीं था वह सच में मेरी शादी करवा देगी। वह मेरी शादी करवाएगी या नहीं, पर मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह दिया और घर वालों को पड़ोस में फ़ोन करके कह दिया मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन नाइट ड्यूटी है, मैं सुबह आऊँगी। वे लोग सवाल करना चाहते थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया। वह वहाँ से मुझे सीधा पार्लर ले गई और कहने लगी तुमको तो अभी 2 घंटे पार्लर में भी लगने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का टाइम था। हम लोग पार्लर चले गए और करीब 5 बजे तक तैयार हो गए। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे दुल्हन बनाया गया था। उसने मुझे खुशबुओं से महका दिया था। मैं इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं उस औरत को देखकर हैरान थी। ये तो खुद भी बहुत खूबसूरत थी, फिर क्यों अपने पति की शादी मुझसे करवा रही थी? जब मुझे दुल्हन बनाकर एक तरफ बिठा दिया गया तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे एक नज़र सर से लेकर पाँव तक देखा था, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कहा अगर आप बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसका ध्यान फ़ोन की तरफ था। मैंने कहा कि आप अपने पति से मेरी शादी भी करवा रही हो और ये सब कुछ करवा रही हो, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? उसने कहा कि हाँ, तुम्हें पूछने का हक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी। खैर, तुम मुझे कोई अकाउंट नंबर बता दो जहाँ मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दूँ। मैंने कहा कि गरीबों के पास अकाउंट नंबर नहीं होता। मेम साहब, आप मुझे कैश दे दीजिएगा। फिर उसने कहा कि फिर किसी को बुलाओ जिसको ये पैसे देकर भेज सकूं। मैंने कहा नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं सुबह खुद ही पैसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तो कहने लगी ठीक है। मैं थोड़ी परेशान थी तो उसने कहा कि परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारी शादी भी तो करवा रही हूँ। उसने थोड़ी देर के बाद पंडित जी को बुला लिया और कन्यादान के लिए एक बूढ़ा आदमी भी बुला लिया था। मेरे पति से मुझे जयमाला पहनवा कर फेरे डलवा दिए थे। मैं उस वक्त तो पूरा देख नहीं पाई थी, पर मेरी शादी हो गई थी। मैं थोड़ी तसल्ली में हो गई कि हमारी शादी तो हो गई है। उसने कहा लेकिन ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए हुई है, और उसने मेरी वीडियो भी बना ली। वह हर रस्म रिवाज के सारे सबूत भी ले रही थी ताकि कल को मैं अपनी बात से ना फिरूं। लेकिन मुझे अपनी बात से फिरने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो 10 लाख रुपए मिल रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं कोई छोटी सी दुकान बना लूँगी और अपनी रोजी रोटी चला लूँगी, लेकिन दिल में एक अजीब सा ख्याल भी था कि मैं क्या करने जा रही थी। मेरी बीमार माँ को अगर पता चल जाता तो उनको कितना बुरा लगता, लेकिन और मैं क्या कर सकती थी? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह कहने लगी कि रो क्यों रही हो? अभी तुम्हें नहीं पता मेरा पति कितना हुस्न का दीवाना है। उसके मुंह से ये बात निकली तो मैं डर गई। मैंने कहा क्या मतलब हुस्न का दीवाना? तो कहने लगी अरे वह मर्द ही कैसा जो हुस्न का दीवाना ना हो। तुम परेशान क्यों हो रही हो?
तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरा पति एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा इंसान भी है। उसे पता है कि औरत के साथ किस तरह से बर्ताव करनी चाहिए। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, इसलिए तुम्हें परेशान होने या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वह जो बार बार मुझे ये कह रही थी ना कि परेशान ना हो, मैं उतना ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। खैर मुझे अपने घर लेकर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया, जो कहीं से भी मुझे किसी आदमी का कमरा नहीं लग रहा था। वह कहने लगी कि तुम यहीं बैठो और ये फ़ोन अपने पास रखो, और इस फ़ोन से तुम किसी को फ़ोन करने की कोशिश मत करना, और तुम कर भी नहीं सकती हो। जब मैं तुम्हें इस पर मैसेज करूं, तुम सामने वाले कमरे में चली जाना और जाकर बिस्तर पर लेट जाना। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा जो समझा रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मतलब से क्या मतलब तुम्हारा? जाकर लेट जाओ, और हाँ, वहाँ पर बस तुम्हें मेरे पति से कोई भी बात नहीं करनी। जैसे एक दुल्हन होती है बिल्कुल उसी तरह से जाकर बैठ जाना। तुमने अपनी जुबान नहीं खोलनी है, ये बात याद रखना। मैंने कहा कि अपने उधर तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो उसने कहा कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक रात के 10 लाख रुपए दे रही हूँ? फिलहाल कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। मैंने कहा कि वैसे तो ये भी नॉर्मल नहीं है कि आप अपने पति की दूसरी शादी करवा रही हैं, वह भी सिर्फ एक रात के लिए, और मुझे भी 10 लाख रुपए दे रही हो। हाँ, मुझे पता था ये सब इतना नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूँगी? अगर उन्होंने मुझे कोई बात पूछ ली या कोई सवाल कर दिया। कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें जवाब देना ही पड़े तो अपने सर का इस्तेमाल करना, उसे हाँ या ना में सर हिलाना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी, तुम बस इतना ही करना। क्या इतना नहीं कर सकती हो? अगर नहीं कर सकती हो तो फिर यहाँ तक क्यों आ गई हो? मैं देख रही थी कि उस औरत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने फ़ोन में काफ़ी देर से लगी हुई थी, बार बार वॉइस कॉल कर रही थी। वॉइस कॉल सुनने के लिए फ़ोन को कान से लगाती थी ताकि कोई और ना सुन सके। कोई और था फ़ोन पर दूसरी तरफ जिसको एक एक पल की खबर दे रही थी। मुझे ऐसा लगता था वह इसका पति था, क्योंकि जब शादी हो गया तो उसने ये भी तो कहा था हाँ शादी करवा दी। वह आदमी उसके लिए बहुत फिक्र कर रहा था। उसके लिए अगर उन दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? खैर मुझे पैसों से मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं थी जो हर टाइम पैसों के बारे में सोचती रहती। इसलिए मैं हर तरफ से सोच रही थी, और वह ठीक कह रही थी। अगर मैं ये सब नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। उसने मुझे और भी ऐसी बातें समझाई जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, पर मेरी इस कहानी में आगे चलकर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगी। और इस पॉइंट पर मुझे ये नहीं पता था, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और सबसे मुश्किल दिन था। यहाँ तक रात भी बहुत मुश्किल होने वाली थी। मैं उस कमरे में बैठ गई। उसने मुझे कहा जैसे ही मैं तुम्हें मैसेज करूं, मैसेज में जो भी लिखा हो तुम उसका मतलब यही समझना, तुम्हें सामने वाले कमरे में जाना है, सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाना। रागिनी वहां से चली गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई, वह बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। मैं चाहती तो यहाँ से भाग भी तो सकती थी, मैं डर भी तो सकती थी, लेकिन शायद उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। खैर मैं वहाँ बैठी थी, मुझे ऐसा लगा था वो मुझे वहाँ बैठा कर भूल गई है। पर थोड़ी देर के बाद इस फ़ोन पर मैसेज आया और लिखा हुआ था जाओ कमरे में। मैंने अपना लहंगा संभालती हुई उठी और कमरे के अंदर चली गई, सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नहीं लगता था कमरे में कोई और था, लेकिन कमरे में अंधेरा भी था। अभी मैं पूरी तरह से नहीं लेटी थी, बस थोड़ा यूं ही बैठ गई थी और आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहाँ थी, ये किसका कमरा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और आसपास बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे फर्नीचर पड़े हुए नज़र आ रहे थे। शायद यही उसके पति का कमरा था। यहाँ की लाइट बंद थी। उसका पति कहाँ था? जब मैं वहाँ पर बैठ गई तो मुझे आसपास सिर्फ चुप्पी ही महसूस हो रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरी माँ और मेरी बहनें मेरे लिए ज़रूर फिक्र कर रही होंगी और मुझसे बात करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन उनके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं था। मैंने पहले भी उनको किसी के हाथ से खबर भिजवा दिया था। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैंने घर के बाहर कभी रात नहीं बिताई थी, वह भी इस तरह से। मेरे घर वालों को क्या पता था कि मैं किस हद तक पहुँच गई थी, क्या कर रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन ये नहीं पता था मैं अभी इससे ज़्यादा और अजीब कुछ होने वाला था। कभी कभी हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। एक मजबूर इंसान की ज़िंदगी किसी ऐसे लेखक की लिखी हुई कहानी होती है जिसे ज़्यादा सोच समझकर नहीं लिखी होती।
उसकी कहानी में कभी कुछ भी हो सकता है। मुझे भी मेरी ज़िंदगी अब ऐसे ही एक कहानी लग रही थी और मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आगे क्या होने वाला है। उसका पति कहाँ था? मुझे कमरे में बंद क्यों किया गया था? वह औरत खुद मुझे यहाँ भेजकर गायब हो गई थी। अभी तक मैंने उसके पति को नहीं देखा था। वैसे अब वो मेरा पति था, लेकिन वह था कहाँ? थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल की आवाज़ आई। कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने भी लाइट ऑन नहीं की और सीधा बाथरूम में चला गया। ऐसा लगा था उसको पता नहीं है कि कमरे में कोई बैठा है। मुझे भी तो यहाँ पर इसी तरह से बिठाया गया था। मुझे कहा गया था कि तुमने एक शब्द भी नहीं बोलना। उसने बाथरूम में बहुत टाइम लगा दिया। कोई गाना भी गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ से वो मुझे 29-30 साल का कोई आदमी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया और जब उसे पता चला कि मैं इसी कमरे में हूँ तो कहने लगा, आओ रागिनी, तुम पहले से यहाँ पर हो। सुबह तो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, लगता है तुम्हारा अकल ठिकाने आ गया। मेरा नाम रागिनी नहीं था, मेरा नाम तो गिन्नी था। लेकिन उसको मेरे नाम के बारे में क्या पता था? लेकिन सवाल तो ये था, उसको क्यों नहीं पता था? क्या शादी करते समय जिसने दूल्हे का सेहरा पहना था कोई और था? हमारी तो शादी हुई थी। रागिनी तो उसकी पहली पत्नी का नाम था और ये रागिनी क्यों बुला रहा था? और मुझे तो बोलने की भी परमिशन नहीं थी। मुझे तो कहा गया था कि तुमने कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं चुप थी। वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, माफ़ किया तुमको। तुम औरतों को माफ़ी मांगनी नहीं आती है, अपनी गलती कभी नहीं मानती हो, बहस करके पास आकर बैठ जाती हो। और हम मर्द तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब तुम औरतें हमसे नाराज़ हो जाती हो तो हम मर्दों को न जाने कितनी देर तक बुलाना पड़ता है, जुबान अपनी चलानी पड़ती है, बातें करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर तुम लोग मानती हो। लेकिन खैर, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम आज बोल क्यों नहीं रही हो, और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? शायद वो मुझे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से चीख निकली। मेरा हाथ लैंप पर लगा और लाइट जल गई। मुझे उस औरत ने कहा था तुम्हें लाइट ऑन नहीं करनी है। अपने मुंह से तो मैंने कुछ बात नहीं निकाली थी। उस आदमी की तरफ जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वह भी बुरी तरह से हैरान था। उसके बाद जो हुआ वह कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, किसी की दरवाजे पर आने की आहट हुई। वह दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा था। कौन था? अंदाज़ा तो ऐसे लग रहा था जो आदमी मेरे पास बैठा है वह चोर है और बाहर पुलिस की टीम खड़ी है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया तो सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, और उसी का नाम रागिनी था। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बूढ़ी औरत और कुछ और औरतें भी थीं। कहने लगी, ये देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। मेरे साथ शादी होते हुए भी किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। छी छी, देखिए इसने ये सब कुछ किया है। मैं सुनकर बहुत डर गई, उन लोगों की नज़रों का शिकार होने लगी। उसका पति, जिसका नाम अनुराग था, वह चुपचाप खड़ा था। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा, कल तक तो तुम बड़े अच्छे पति बन रहे थे, कह रहे थे कि पत्नी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, और अब ये सब क्या है? इसका मतलब कि तुम गलती पर हो। वह चुप करके सारी बातें सुन रहा था। उसकी पत्नी भी हैरान हो रही थी, ये कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। फिर उसने कहा कि इसमें बुरा क्या है, इस लड़की की तो मेरे साथ शादी हुई है ना? मुझसे एक आदमी ने पूछा जो उम्र में वहाँ पर सबसे बड़ा था। कहने लगा, ए लड़की, तुम बताओ तुमने इसके साथ शादी किया है? मैंने कहा हाँ। तो उस रागिनी ने जल्दी कहा कि कोई शादी नहीं हुई है, इससे कहो ये सबूत दिखाए। मैंने कहा आपके पास ही तो सबूत है। वे कहने लगी कि मेरे पास तेरी शादी का कोई सबूत कैसे होगा? क्या मैं तेरी शादी अपने पति से करवाऊंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की की शादी अपने दिल फेंक पति से करवा दूंगी ताकि वो मुझे छोड़ दे? ये कैसी बात है भला? कौन सी पत्नी अपने पति की शादी एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की के साथ करवाएगी, उस आदमी से जिसे इतनी मोहब्बत करती हो? ये तो आप सब लोग जानते हैं। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये तो पहले भी आप लोगों से कह रहा था मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अब आप लोग खुद ही देखो, खुद शादी करके कितना भोला बन रहा है, लेकिन उसने कोई सबूत नहीं दिखाया। अब आप लोग ही फैसला करिए, क्योंकि अब तो सबूत आप सबके सामने हैं। अनुराग के रिश्तेदार सब उसे बुरा भला कहने लगे। तुम अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और यहाँ पर खुद ब्याह रचाकर बैठ गए हो। लेकिन अनुराग की चुप्पी और चेहरे पर सुकून देखकर सबको ये नहीं पता था कि ये क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। उसने खड़े खड़े रागिनी के तरफ देखा और उससे बोला, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। उसने कहा कि मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ और तुम कोर्ट में मुझसे डिवोर्स ले लो। बस सब लोग हैरान रह गए और रागिनी दिल पर हाथ रखकर बैठ गई।
उन लोगों ने कहा कि हमारे खानदान में आज तक किसी आदमी ने दूसरी शादी नहीं की है और ना ही किसी औरत को डिवोर्स हुई है। एक तू ऊपर से तूने गलती की है और ऊपर से हम सब के सामने इस भली औरत को डिवोर्स का धमकी भी देने लगा। भली औरत? उस भली औरत ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया और इतना घटिया प्लान बनाया, आप लोग सुन लेंगे तो अपने कानों को हाथ लगाओगे। ये तो बीच में मेरी इस औरत से लड़ाई हो गई और मेरी आंख खुल गई। मैं इस औरत का असली चेहरा देख लिया, वरना आज क्या से क्या हो जाता। उसने उस लड़की से झूठ बोला कि उसका मेरे साथ शादी करवा दिया, जबकि कोई शादी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे तो शादी के बारे में पता नहीं है। शादी भी झूठ था। ब्यूटी पार्लर में बैठकर कौन सी शादी होती है। फिर इस मासूम लड़की को बेवकूफ़ बनाकर पैसों की लालच देकर यहाँ पर भेज दिया था, ताकि ये साबित कर सके मेरा और इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका एक अफेयर पकड़ा था। अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ उसने चक्कर चला रखा था। उससे पहले कि मैं उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढता, उससे अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, उसने मेरे खिलाफ ये चाल चली। एक तो बेवफा और गंदी औरत, ऊपर से ये चालें भी चलती है, झूठ भी बोलती है, धोखे भी देती है। ऐसी औरत को मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूं? बस निकाल दिया मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से, और अब मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा। ये बनेगी मेरी पत्नी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उसने मुझे इज्जत से मेरे घर भी भिजवा दिया। मैंने वापस आकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे डांटने लगी और भगवान का धन्यवाद करने लगी। मैं सही सलामत वापस आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि जल्दी से मेरा हाथ लैंप पर गया था और कमरे में रोशनी हो गई थी। मुझे क्या पता था, अमीरों ने अपने साइड के बेड पर लैंप रखा होता है, जिसका बटन बिल्कुल बिस्तर के पास ही होता है। उसने मेरी शक्ल देख ली और पूछा कि कौन हो तुम? तुम्हें मैं अपनी पत्नी समझ रहा था और मुझे मजबूरी में ये सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने कहा कि हूँ तो मैं आपकी पत्नी ही। तो उसने मुझे बताया कि गिन्नी, मैंने तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं की है। उसने रात भर मुझे हाथ तक नहीं लगाया और मैं एक साइड पर बैठी रह गई। फिर वही जिसकी उम्मीद थी, सुबह उस औरत ने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था। लोगों को साथ में जमा करके उनके सामने अनुराग को गलत साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। इसी तरह मैं एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई। उसने मेरी बहनों को भी अपने घर ही बुला लिया और मेरी माँ को भी। अब हम सब लोग यहीं पर रहते हैं। उसने मेरी दो बहनों की बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता ढूंढकर शादी करवा दिया। मेरी दोनों बहनों की शादी एक ही दिन में हुई और वे दोनों खुश हैं। और मेरी माँ का भी ऑपरेशन हो गया है। वह भी बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। अब मेरी एक बहन रह गई है, वह पढ़ाई कर रही है। मेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा पति निकला और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं जो कहती हूँ वो मुझे लाकर देता है और कहता है, तुम एक मासूम लड़की हो, शायद तुम्हारी मदद करने के लिए ही भगवान ने मुझे तुमसे मिलवाया था, क्योंकि अगर तुम मजबूरी में यहाँ तक आ गई तो कल तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। और वह ठीक कह रही है, वाकई मेरे साथ क्या होता। और उसने मेरी मदद की और आज हम दोनों पति पत्नी एक अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। भगवान की कृपा है, हम दोनों पर एक दूसरे का साथ है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। आप लोग बताइए, अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता? अनुराग ने किया, वह सही है या गलत? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।